हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ताकि आने वाले एग्जाम में जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन हो सके। तो देखिए कैसे कैसे करना है कि सबसे पहले है फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है, उसके अलावा ये जो है दे रखे हैं कि स्टडी किस में किस चीज़ का किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक्स जो होता है वो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की पीढ़ियों में सुधार उसका अध्ययन करवाता है। क्रायोजेनिक जो है जीवों के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन करवाता है। हेर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन करवाता है। पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन करवाता है। साइकोलॉजी फाइकोलॉजी शैवालों का, फाइकोलॉजी ना शैवालों का। माइकोलॉजी कवकों का करवाता है। पैथोलॉजी जो है आपको पता है रोगों का करवाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का करवाता है। ऑर्निथोलॉजी आर्किनोलॉजी मकड़ी का करवाता है। हिस्टोलॉजी जो है जंतु ऊतकों का करवाता है। ऑर्फियोलॉजी सर्पों का करवाता है। और साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन करवाता है। ठीक है, साइटोलॉजी का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन करवाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि किसने कौन सी चीजें डिस्कवर की। तो देखिए गोल्जी बॉडी जो होती है वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी। फर्स्ट सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया। स्मॉल पॉक्स के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया। ठीक है, उसके अलावा पेनिसिलिन के बारे में आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया। न्यूक्लिक एसिड के बारे में फ्राइडरिच मिक्सचर ने बताया। इंसुलिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंसुलिन का पूछ लेते हैं। इंसुलिन पेनिसिलिन स्मॉल पॉक्स तीन को पूछा जाता है। फ्रेडरिच बेंटिंग ने बताया। रेडियम का मैडम क्यूरी ने बताया। न्यूरोलॉजी का फ्रेंच जे गिल ने बताया। वायरस का डी आई इनेवस ने बताया। बायो जेनेटिक लॉ के बारे में ई अर्नस्ट हैकेल ने बताया था। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में वेसिलस ने बताया था। साइकोलॉजी के बारे में जीन फर्नल ने बताया। इकोलॉजी का पूछ लेता है, अर्नस्ट हैकेल ने ही बताया था। बायोजेनेटिक लॉ और इकोलॉजी दोनों एक ही आदमी ने बताए थे। विटामिन के बारे में कैसमिन फंक्स ने बताया था। इकोसिस्टम के बारे में आर्थर टांसले ने बताया था। डीएनए के बारे में पूछ लेता है, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। बैक्टीरिया का पूछ लेता है, ल्यूएन हॉक ने बताया था। हार्मोन के बारे में पूछ लेता है, बेसिलस और स्टार्लिंग ने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर या अल्टमैन ने बताया था। एंजाइम के बारे में एंसेलाइम पेन ने बताया था। ठीक है, तो आपको ये कुछ नाम याद रखने हैं जिसने ये चीज़ें सारी डिस्कवर की थी। ठीक है, अब शेल के बारे में बात कर लेते हैं, शेल का शॉर्ट रिवीजन। तो देखिए शेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, ये आप याद रखिए। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में बहुत पूछता है, स्लाइडन एंड सोनिन की, जिसमें दो नाम हो, दो लोग हैं ये। दो लोगों ने जो बताया था वो सेल थ्योरी थी। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में स्लाइडर और स्वान ने बताया था। ठीक है, स्मॉल सेल जो होता है वो कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछ ले तो ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल जो कि तंत्रिका के बारे में पूछे, मतलब ह्यूमन बॉडी में, तो वो तंत्रिका होती है, नहीं न्यूरॉन होता है। ठीक है, और दो आप चीज़ आपको पता है, एक होता है जो सेल होता है वो टू टू टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें मोनेरा जो है, सिर्फ मोनेरा को छोड़ के सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, यानी कि प्रोटिस्टा प्लांट फंजाई एनिमिलिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। बाकी का जो ये वाला है क्या नाम है, मोनेरा, मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल जो है सिर्फ किस में होता है? सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट नॉट एनिमल। सेल वॉल, दीवार को याद रखिए, दीवार जो होगी वो हमेशा कहाँ होती है? प्लांटों में। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से छल्ले बने रहते हैं, तो आप समझिए ये वॉल है। वॉल जो होती है हमेशा प्लांटों में होती है, एनिमल में नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस भी कहते हैं कि एटीपी का वो करता है एब्जॉर्प्शन, एटीपी के रूप में एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी हमारी प्रोटीन के पैकेट को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। प्रोटीन का पैकेट किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग, और राइबोसोम को पैकेट प्रोटीन ऑफ, प्रोटीन के पैकेट, सॉरी। क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया? वर्ल्डेयर ने बताया। न्यूक्लियर सेल डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर सेल डिवीजन जिसमें होता है, यानी इनकी अनुवांशिकी गुण वाहक जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगले बात कर लेते हैं अगले पेज की। तो देखिए 5 पेजों में आपका पूरी बायो का चैप्टर खत्म कराते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस जो होता है वो और किसी भी सेल के अंदर का बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है जो कि क्रोमोसोम से बना होता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम है जीन का ट्रांसफर करवाना।
यानी कि जो अपने जैसे कहते हैं ना, एक आनुवांशिक गुण जो होते हैं किसी भी जेनेटिक बिहेवियर होते हैं किसी किसी के, यानी कि बाप का बेटे में कोई भी गुण चला जाना, ठीक है, तो वो होता है जीन ट्रांसफर, वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है, जैसे डीएनए कहते हैं ना, डीएनए मैच कर रहा है इस तरीके का। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस किसका होना होता है, क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स किसका होना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, न्यूक्लियस, फिर क्रोमोसोम्स, फिर डीएनए एंड डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा अब अगली बात कर लेते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है, अगर वो डीएनए में क्रोमोसोम्स के रूप में हो रहा है तो वो रॉड शेप की तरीके से दिखाई देगा। सेल डिवीजन हो रहा है, तो अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो डीएनए में क्रोमोसोम्स की तरह होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो डीएनए में क्रोमैटिन मटेरियल की तरह होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स, यानी कि ये सिंगल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसमें देखिए 4 पार्ट होते हैं, इसमें जो है 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन एक अलग पार्ट होता है जो कि होता है हमारा थाइमिन। ठीक है, थाइमिन एक अलग पार्ट होता है यहाँ पे। थाइमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, और आरएनए में बात करें तो यूरैकिल होता है। ठीक है, बाकी तीनों पार्ट जो है सेम रहते हैं। तो आपको ये बहुत याद रखना है, थाइमिन किस में है, डीएनए में, और यूरैकिल किसने में है, आरएनए में। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके फॉर्म है। ये आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बॉटनी में आ जाए तो देखिए, बॉटनी में स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। मैंने आपको बताया था, एंजियोस्पर्म जो होता है, ठीक है, वो फ्लावर को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं भाई। ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा ही बनता है। ठीक है, बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के फादर हैं। अब टाइप ऑफ प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्लांट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, विदाउट सीड और विद सीड। विद सीड जो होंगे वो आप ऐसे याद रखिए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन सा नग्नबीजी है, यानी कि बिना मतलब बिना कवर्ड का है और एक कवर्ड वाला है। तो देखिए, आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। जो जिम जाते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है जो जिम जाते हैं। जिम जाते हैं तो आपने देखा हो, जिम में जाके कपड़े उतार के वो बहुत शो ऑफ करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जिम जा रहा है वो नेक्ड रहता है। ठीक है, नेक्ड रहता है, यानी कि नंगा रहता है। तो उस तरीके से आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म जो होता है कवर्ड रहता है। अब चलिए सीड वाले की बात करते हैं। तो देखो, ब्रायोफाइट जो होता है एम्फीबियंस में होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, एक होता है ब्रायोफाइट, एक होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव और स्पेशल टिश्यू, टिश्यू कौन से, जाइलम और फ्लोएम का हम यूज करते हैं, किसमें, विदाउट सीड वाले में। ठीक है, कौन से टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। अब बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू, टिश्यू के जो टाइप होते हैं प्लांट टिश्यू के, वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बता दूं कि टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, तो मेरिस्टेम और एक होता है परमानेंट। ठीक है, 2 ही होते हैं। मेरिस्टेम के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, इंटरनल और लेटरल। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में अभी। परमानेंट जो होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल। सिंपल होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। स्पेशल एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरनल और लेटरल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, कि हमारा मेरिस्टेम टिश्यू की। सॉरी, यहाँ पे लिख नहीं पाया, यहाँ पे मेरिस्टेम लिखा है। ठीक है, मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम टिश्यू जो होते हैं उसका काम क्या आता है, डिवाइडिंग पावर, यानी कि पावर का विभाजन करना। यानी कि कोई पौधा है, तो मान लीजिए ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये आपका प्लांट है, ये पूरा का पूरा आपका प्लांट है। इसमें पावर को डिवाइड करना है, ताकि कि ये पेड़ जो है, और पावर को डिवाइड क्यों करने के लिए, क्योंकि ये ग्रो कर सके। यानी कि इसके निचले पार्ट में जो है ज़्यादा पावर देना, इसको कहते हैं लेटरल पार्ट। बीच वाले को कहते हैं इंटरनली पार्ट, और ऊपर वाले को कहते हैं एपिकल पार्ट। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। इसका काम क्या है, विभाजन क्षमता, यानी कि वर्क क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को ग्रोथ करवाना। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ करने के लिए यूज नहीं होते। ठीक है, वो नो डिवाइडिंग पावर, इनमें पावर का डिवाइडिंग नहीं होता, पावर ग्रोथ करने के लिए ये यूज नहीं हो सकते। तो देखिए, ये इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। इनका देखिए, ये आपको बताया, एक सिंपल टिश्यू बताया था, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया था मैंने, और एक स्पेशल टिश्यू बताया था। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि पेरेन्काइमा होता है, एक कोलेनकाइमा होता है, एक स्लेरेनकाइमा होता है, क्लेरेनकाइमा। ठीक है, देखो, पेरेन्काइमा जो होता है वो किसी भी जो पौधा है, यानी कि जो प्लांट है, उसमें पैकिंग का काम करता है। ठीक है, यानी कि पैकिंग का काम कौन करता है, पेरेन्काइमा।
क्लोरेनकाइमा का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। और फूड कैसे बनता है आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक है। तो सन की जो रोशनी होती है उससे हम जो है फूड बनाते हैं। तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी यूज़ करते हैं। तो फूड जो है स्टोर किस में करता है, क्लोरेनकाइमा स्टोर करता है। एरेनकाइमा जो है बाउंसी, बाउंसी का मतलब समझते हैं, यानी कि ऊपर की ओर उछालना, यानी कि वाटर को ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर तनों में तक पहुंचाने के लिए, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एरेनकाइमा टिश्यू यूज होता है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिए, है ना। अब एक और होता है आपका ये कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको पता है पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, ठीक है। तो वो कॉलेनकाइमा के द्वारा। अगला और होता है क्लेरेनकाइमा। क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है हार्ड करना। उसका मतलब यूज़ होता है किसी मतलब प्लांट को हार्ड करने के लिए, स्टिफ करने के लिए, ठीक है। इसको दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। और आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर स्ट्रेंथ एंड स्टोर फूड। यानी कि जाइलम का जो काम रहता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना, स्ट्रेंथ देना और फूड को स्टोर करना। देखिए यहाँ पे भी फूड को स्टोर करता है क्लेरेनकाइमा, ठीक है। लेकिन और देखिए यहाँ पे बाउंसी करने का भी काम, ट्रांसपोर्ट वाला भी काम सेम है, ठीक है। स्ट्रेंथ का काम, हार्ड वाला काम क्लेरेनकाइमा, यानी कि एक जाइलम फ्लोएम जो है वो तीनों का काम कर रहा है सिंपल टिश्यू की तरह, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है, फूड का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ठीक है। फूड को स्टोर करना नहीं, फ्लोएम का काम एक ही है, आप ये याद रखना कि फ्लोएम का काम क्या होता है, सिर्फ फूड को स्टोर करना। और जाइलम का काम क्या है, फूड को स्टोर, सॉरी, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना और जाइलम का काम है फूड को स्टोर करना। क्लियर। अब बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र जिसको हम कहते हैं। तो देखिए रंध्र के बारे में बात करते हैं कि पत्तियों में जो होते हैं बहुत अति छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, मतलब जो एवापोरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें, एवापोरेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, किस लिए, खाना बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। तो देखिए इसमें किस किस चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वो जो है, देखिए एक तो आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, और सनलाइट का यूज़ करते हैं, और CO2 का, यानी कि तीन चीज़ों, क्लोरोफिल, सनलाइट और CO2, इन तीन चीज़ों का वो जो है यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, दो चीज़ें बनाते हैं। यूज़ किसका करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट और CO2 का, ठीक है। उसके अलावा जो है, तो देखिए जो स्टोमेटा होते हैं, यानी कि जो पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स क्या करते हैं कि हमारा एब्जॉर्ब क्या कर, रेड और ब्लू कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जब ग्रीन कलर ऑलरेडी है तो वो पत्तियों का ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब किसको करता है, रेड और ब्लू कलर को, ठीक है। और देखिए आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस, ये जो भोजन बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो बनती है वो किस प्रोसेस से बनती है, उस प्रोसेस का नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यानी क्लोरोफिल के द्वारा जो भोजन बन रहा है उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सी धातु का यूज होता है, मैग्नीशियम का, किसका, कौन सी धातु का यूज होता है, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का यूज कर होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो मैग्नीशियम कौन सी होती है, क्लोरोफिल में Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो देखिए प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं, या ग्रोथ हार्मोन्स भी हम इसको जो है कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन जो है एक तरीके का प्लांट हार्मोन है, जो कि किस में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, घास के पौधों में पाया जाता है, ठीक है। सेल और इलोंगेशन यानी कि सेलों को बड़ा लंबाई लंबा करने के लिए, यानी कि सेल को लंबाई देने के लिए, फलों को गिरने से रोकने के लिए, ये जो ऑक्सिन नाम का यूज, ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है वो होता है उनमें। जैसे आम का पेड़ देखा है आपने, तो आम पे अगर मान लीजिए कोई पेड़ पे डाल पे आम लटका हुआ है, तो वो आम का पेड़ जो मतलब आम जो है तब तक ना गिरे जब तक वो पूरा पक नहीं जाता, ठीक है। तो उसमें जब अब मान लीजिए वो जैसे जैसे भारी होता जाएगा, जैसे जैसे पकता जाएगा तो भारी हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा उसका। और जब वेट बढ़ जाएगा उसका, तो उसमें क्या है, टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऑक्सिन नामक का जो प्लांट हार्मोन है वो क्या करता है, इसकी जो तना है, इस तने को जो है इलोंगेट कर देता है, यानी कि लंबा खींच देता है, जिससे जो है फल गिरने से रुक जाता है, ठीक है। एक होता है आपका साइटोसिन।
साइटोसिन का काम क्या है, हेल्प सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एक और आपको पता था कि सेल डिवीजन में जो है हेल्प हमारा कौन कर सकता था, तो आपको पता था कि पावर डिवीजन में अगर पूछे तो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, और आपसे पूछे कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, साइटोसिन जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक होता है एब्सिलिक एसिड। एब्सिलिक एसिड का काम क्या है, इनहिबिटर के रूप में होता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको हम कहते हैं, सूखे जगहों पर उत्पन्न हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन। अगर पूछ ले कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, तो एब्सिसिक हार्मोन को भी हम जो है कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है एथिलीन। एथिलीन जो होता है फल पकाने में आपको पता है यूज होता है। ठीक है, आपने वो देखा होगा ना कि घरों में कार्बन का यूज करते हैं, इसीलिए ऐसे ही एथिलीन गैस जो होती है हमारी एथिलीन, उसका भी हम जो है फलों को पकाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन में आपको बताया था कि क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम होता है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता था। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है, लेकिन उसके लिए हेल्प कौन करता है, साइटोसिन नाम का हार्मोन हेल्प करता है। तो आपको ये इनके वर्क याद रखने हैं कि कौन सा जो है हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू की बात करिए तो प्लांट टिश्यू की बात कर ली थी हमने पीछे। ठीक है, मेरिस्टेम जो होता है और एक परमानेंट। ठीक है, दो तरीके के। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो देखिए एनिमल टिश्यू यानी कि ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर, एक होता है नर्वस, एक होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एपिथल जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो हमारी स्किन है, स्किन मतलब देखिए पूरी बॉडी जो होती है ना वो टिश्यू से बन के मिली होती है, छोटे छोटे टिश्यू से। तो स्किन जो है ना वो एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि प्रोटेक्टिव टाइप का टिश्यू कौन होता है, हमारा एपिथेलियल। अब प्रोटेक्ट कौन करता है हमारी बॉडी में, स्किन, हमारे इंटरनल पार्ट्स को स्किन ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, तो स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो कनेक्ट कौन कर रहा है हमारे पूरे शरीर को, ब्लड और एक बोन्स। बोन्स और ब्लड ये दोनों हमारे शरीर को एक दूसरे से लिंक बनाए रखी हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि सपोर्ट का काम भी करता है ये। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू आपको पता है मसल्स जो होती हैं, कार्डियक हो गया, स्केलेटन हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या है मस्कुलर टिश्यू जो मसल से बने होते हैं। हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, ये मसल्स में कोई हड्डी नहीं होती, तो ये सारे के सारे क्या है मसल टिश्यू हो जाते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं दोबारा से। नर्वस टिश्यू जो होता है काफ़ी लंबा होता है नर्वस टिश्यू, जो कि आपको पता है ब्रेन, हेयर, स्पाइनल कॉर्ड, काफ़ी स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी लंबी होती है, आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो होती है। ठीक है, वो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी वो काफ़ी बड़ी होती है, इसमें जो वो टिश्यू होता है वो उसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। ब्रेन में भी, हेयर में भी और स्पाइनल कॉर्ड तीनों में नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं स्पर्म और ओवम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं कि विटामिन के बारे में, ठीक है, अब विटामिन के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए इसको शॉर्टकट याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। दो तरीके के टिश्यू होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में आप याद मत रखिए, जल में घुलनशील याद रखिए बीसी। तो आपको पता है बीसी, तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए विटामिन में घुलनशील टिश्यू। उसके अलावा विटामिन ए, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल का काम क्या है, ये क्या करता है, हमारे रतौंधी यानी कि लैक ऑफ विजन इसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन बी जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। ठीक है, ये बेरी बेरी रोग के द्वारा, इससे कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग है, वीकनेस। ठीक है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन डी जो होता है उसके द्वारा कौन सा होता है, रिकेट्स यानी कि सूखा होता है। ठीक है, विटामिन ई जो कि विटामिन जो ई होता है वो हमारा कौन सा, थेकोफेरॉल। ठीक है, थेकोफेरॉल होता है कम जनन शक्ति, यानी कि जनन शक्ति जो होती है इससे बहुत कम हो जाती है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ये आपको नॉर्मल चीज़ें याद होनी चाहिए, ये कम से कम इतने टिश्यू तो आप याद रखें, सॉरी विटामिन, इतने विटामिन तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ से क्या कमी हो जाती है। देखिए आयरन की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो खून की कमी हो जाती है जिसको हम अनीमिया भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, यानी कि रिकेट्स की भरपाई किससे होती है, विटामिन डी से। कम जनन शक्ति जो है उसकी भरपाई किससे होती है, विटामिन ई से। रक्त का थक्का जो है बनाता कौन है, विटामिन के बनाता है, यानी कि ये इसकी भरपाई कर रहा है। ठीक है, ये इसकी भरपाई कर रहा है। आयरन जो होता है, आयरन की कमी हो जाए, आयरन से कौन सा होता है, खून की कमी। कैल्शियम कम हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। आयोडीन से कौन सा होता है, हमारा घेंगा रोग होता है। सल्फर से प्रोटीन संश्लेषण होता है। जिंक से लीवर और इंसुलिन। ठीक है, कोबाल्ट से आरबीसी B12 का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
अब बात करते हैं डिसीज़ के ऊपर। तो डिजीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए मैंने इसको सेपरेट कर रखा है बिल्कुल कि किससे कौन सी डिजीज़ होती है। देखिए प्रोटोजोआ से सिर्फ कौन कौन से होते हैं, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, स्लीपिंग सिकनेस और पायरिया। ठीक है, यानी कि कालाजार जो होता है, बालू मक्खी जिसको अस्थि मज्जा भी हम कहते हैं, वो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया आपको पता ही है, मादा एनक्लीव जो होती है मच्छर होता है उसके द्वारा होता है, आरबीसी है ना, आरसीबी सॉरी। और पेचिस जो होता है आंतों में हो जाता है पेचिस। और देखिए स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो ब्रेन में होता है। ठीक है, ठीक है। और पायरिया जो होता है मसूड़ में होता है, दांतों में होता है, आपको पता ही है। ठीक है, सॉरी मसूड़ में होता है, दांतों में नहीं होता पायरिया रोग। ठीक है, वायरस के द्वारा जो होते हैं प्रोटोजोआ के बहुत कम पूछे जाते हैं, तो प्रोटोजोआ आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको याद रखिए कि जो वायरस के द्वारा होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वो पॉक्स वाले दोनों, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों। ठीक है, खसरा रोग जो होता है वो मॉर्बिली वायरस के द्वारा होता है। पोलियो विकलांग कर देता है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है। एड्स आपको पता ही है, एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, डेंगू आर्वो वायरस, रेबीज रेब्डो वायरस, कोल्ड और फ्लू राइनो वायरस। ठीक है, तो ये वायरस के नाम भी लिख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे जो है आपके कौन कौन से रोग हो जाते हैं वायरस के द्वारा, या मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। ठीक है, डेंगू और मलेरिया में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए डेंगू जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक रहता है, तो वो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से हो सकते हैं, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, एंथ्रेक्स और टिटनेस। ठीक है, तो हैजा रोग जो होता है वो आंतों में हो जाता है। ठीक है, क्षय रोग जो होता है फेफड़ों में हो जाता है। डिप्थीरिया जो होता है वो सांस नली में होता है। ठीक है, कॉमनी बैक्टीरियम के द्वारा। निमोनिया जो होता है फेफड़ों में सूजन आ जाने के बाद तेज बुखार आ जाता है। ठीक है, निमोनिया आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम प्लेग की, तो प्लेग जो होता है पेप्टिस यानी कि फीवर तेज आ जाता है। टाइफाइड आपको पता ही बहुत तेज बुखार आता है, आंतों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और टाइफाइड जो होता है गंदा खाना खाने की वजह से भी हो जाता है। काली खांसी श्वसन तंत्र। एंथ्रेक्स जो होता है बैसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा होता है, ये स्किन का जो है एक तरीके से बैक्टीरिया है, स्किन को इफेक्ट करता है। और टेटनेस जो है वो तंत्र पे इफेक्ट करता है। टेटनेस आपको पता है कोई भी लोहे की चीज़ से या किसी भी चीज़ से कट जाने के द्वारा जो है हमारा टेटनेस फैलने के चांसेस रहते हैं। जो देखो फंजाई के द्वारा कौन से होता है, फंजाई के द्वारा दो होते हैं, रिंग वर्म और स्कारबिस। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पोलियो। और देखिए ये पोलियो का आविष्कार किसने किया था, ये मैंने कुछ डिस्कवर लिखे हुए हैं कि जिसने क्या क्या डिस्कवर किया था। पोलियो को जॉनस साल्क ने किया था, खसरा को जॉन एंड्रेस ने किया था, चेचक के टीवी का एडवर्ड जेनर, टाइफाइड को कैमिली ग्वेरिन ने किया था, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बता चुका हूँ। एस्प्रिन जो दवाई आती है आपको पता होगा एस्प्रिन नाम से, एस्प्रिन। ठीक है, फेलिक्स हाल्फमैन ने किया था, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ईसीजी का विलियम अर्थोवम ने किया था, इंसुलिन का बेंटिंग और मैंने बताया था बेंटिंग बेस्ट ने किया था। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। सीईटी स्कैन, ठीक है, सीईटी स्कैन आपको बताया हैंसफील्ड ने किया था। थर्मामीटर का थॉमस अल्वर्ट ने किया था। एक्सरे का रोंगन ने किया था, रोंटगन ने किया था। ठीक है, तो ये आपको कुछ नाम है, इनको आपको नाम को याद रखना है, आप इसका कंटिन्यू रिवीजन कर सकते हैं कुछ टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वायरस वगैरह के बारे में ख़त्म। ठीक है, अब डाइजेशन सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम देखिए क्या क्या पार्टों से मिलकर बना होता है। तो आहार नाल जो होता है हमारा मुख हुआ यानी कि मुंह, ग्रास नली यानी कि जो अंदर की नली होती है, अमाशय यानी कि पेट। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, पार्ट है। ठीक है, बुकाल कैविटी यानी कि मुंह आपको पता है अंदर का पूरा पार्ट जिसमें हमारे दांत होते हैं। ठीक है, दांत जो होते हैं 20 दांत, जो बच्चे के दांत होते हैं मिल्क वाले दांत होते हैं वो होते हैं 20, परमानेंट आते हैं हमारे 32। ठीक है, टाइप कौन कौन से होते हैं दांतों के, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इन सीजर का काम क्या क्या होता है, जो कि फ्रंट के होते हैं, जो आपने देखे बड़े बड़े दो दांत होते हैं हमारे आगे। ठीक है, फ्रंट वाले वो पकड़ने और काटने के काम आते हैं, किसके, पकड़ने के और काटने के। कैनिन जो होते हैं नुकीले, आपने देखे होंगे सामने से जो राक्षसों जैसे दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं खाने को। ठीक है, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। प्रीमोलर आपको पता है जो मेन दाढ़ होती है उसको हम कहते हैं क्या, मोलर, इनकी चबाने के काम, ये भी चबाने के काम आता है और प्रीमोलर भी चबाने के काम आता है। लेकिन ये दाढ़ से पहले वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, यानी नुकीले पार्ट के और मोलर के बीच का जो पार्ट है वो प्रीमोलर ही होता है। ठीक है, दांतों का चमकीला भाग जो होता है वो किससे होता है, इनेमिल से द्वारा होता है। ठीक है, लार जो होता है इनकी सलाइवा जिसको हम कहते हैं वो टाइलिन एंजाइम के द्वारा हमारी होती है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, टाइलिन टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोमक के ऊपर, इनकी पेट के ऊपर।
तो देखिए पेट में जठर रस का मिलना, ठीक है, पेट में जो जठर रस होता है यानी कि HCl होता है, जिसको हम HCl भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जठर रस का मिलना जिससे हमारा क्या होता है, अम्लीय से क्षारीय हो जाता है वो, ठीक है। अब अब हमारा क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेंसाइन के ऊपर बात करें तो स्मॉल इंटेंसाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। आप सोचेंगे छोटी है तो छोटी होगी, नहीं, 6 मीटर। स्मॉल इंटेंसाइन बड़ी होती है, लार्ज इंटेंसाइन छोटी होती है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर। पाचन क्रिया को समाप्त कर देती है यहाँ पे, लास्ट में खाना यहीं जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेंशन में, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखिए, अम्लीय से क्षारीय जब ये होता है खाना, तो यानी कि HCl का यूज़ होता है, इसमें कौन सा, पेप्सिन रेनिन टाइप के प्रोटीन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिन आईपेज जो है वसा यूज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। वसा कौन सी, आईपेज और गैस्ट्रिन, और प्रोटीन कौन सी, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब लार्ज इंटेंसाइन जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है। ये क्या करती है, अनएब्जॉर्ब फूड और एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि ये अनअब्जॉर्ब फूड जो होता है यानी कि खाना जो बिना पचा होता है, यानी कि थोड़ा सा रह जाता है ना, पूरा खाना पच नहीं पाता। तो जब खाना पूरा पच नहीं पाता तो उस बचे हुए खाने में से वाटर को निकालने का काम किसका, लार्ज इंटेंसाइन का। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेंसाइन का काम क्या है। और स्मॉल इंटेंसाइन पूछे क्या है, कि जहाँ खाना खत्म हो जाता है, बिल्कुल मल बन जाता है, वो स्मॉल इंटेंसाइन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्लड के ऊपर। तो देखिए ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको बताया था, पीएच मान 7.4 होता है, 5 से 6 लीटर हर नॉर्मल एवरेज व्यक्ति के अंदर होता है ये खून, ठीक है। लाल रंग का होता है, किसके कारण, लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका मतलब कहते हैं ना, खून की कमी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिस वजह से ब्लड भी कम होने लगता है, ठीक है। अब ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है, क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा बोन मैरो। तो हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, ठीक है, एक लिक्विड टाइप का होता है हड्डियों के अंदर, वो होता है बोन मैरो, या ये मीसोडर्म, मीसोडर्म से, ठीक है। बोन मैरो आप याद रखिए, बोन मैरो के मीसोडर्म से होता है, ठीक है। बोन मैरो नॉर्मली आप याद रखिए। बट बच्चों में जो लीवर जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर से होता है, नॉर्मल व्यक्ति में बोन मैरो से, और बच्चों में लीवर से होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों की हड्डी क्या होती है ना, बहुत छोटी होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हड्डी बहुत छोटी होगी, हड्डी जब छोटी होती है तो वहाँ पर बोन मैरो इतना बन नहीं पाता अच्छे से, जिससे वो ब्लड का निर्माण कर सके या ब्लड को जनरेट कर सके। इसीलिए बच्चों में जो ब्लड जनरेट होता है वो लीवर से होता है, क्योंकि उनका लीवर बहुत बड़ा होता है। लीवर का साइज जो है बच्चों में सेम रहता है हमेशा, शुरू से एंड तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए ब्लड जो होता है उसमें जो है दो तरीके से होते हैं, देखिए जिसमें 90% देखिए प्लाज्मा होता है, और आपको पता है ब्लड के ब्लड होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है जिसमें 90% पानी और 10% अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो हमारा WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का काम करता है। हाँ, और ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, नो हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो हीमोग्लोबिन किसके क्या काम करता है, रेड कलर लाने के लिए काम करता है। तो रेड कलर नहीं होता, हीमोग्लोबिन में नहीं होता उसमें, ठीक है। अब देखिए ये आपको कैसे पता चलेगा एंटीबायोटिक का काम कैसे करता है, तो आपने देखा होगा ना, चोट लग जाती है जब मान लो किसी हमारे शरीर पर, तो आपने देखा वहाँ पे कुछ वाइट वाइट टाइप की परत जम जाती है, तो वाइट कलर की परत जो होती है WBC के द्वारा ही बनती है वहाँ पे, ठीक है। और देखिए WBC की परत उसी के द्वारा बनती है। अब हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में WBC बढ़ जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब हमारे शरीर में WBC बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और RBC घट जाएगा तो अनीमिया रोग हो सकता है। तो दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही मेंटेन होते रहने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, आपको आपने सुना होगा कि जो कोई भी बीमारी होती है जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेटें गिर जाती, कहते हैं ना प्लेटें गिर गई, तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होता ही है ये प्लेटलेट्स। काम क्या है, चोट लगने पर रक्त बहाव को रोकना, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है तो जो ब्लड बहता है तो उसको रोकने के लिए आपको पता है प्लेटलेट्स भी यूज होता है। और दूसरा विटामिन के का भी रक्त का थक्का बनने के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लड की स्टडी आपको पता है किस में करते हैं, हीमेटोलॉजी में करते हैं हम, ठीक है। और प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हम, मैंने आपको बताया था, एक तो देखिए डेंगू हो जाता है, ठीक है, चिकनगुनिया हो जाता है,
ठीक है, तो ये आप चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप के बारे में, तो देखिए ब्लड ग्रुप आपको पता है, एक ओ होता है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, एक होता है एक्सेप्टर। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप याद रखिए ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आप याद रखिए। जो डोनर है अब आप याद कैसे रखेंगे, तो डोनर में देखिए ओ आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो ओ वाला। ए बी वाले में ए आ रहा है, तो यानी कि ए, यानी कि एक्सेप्टर का मतलब ए, तो ए बी वाला। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखें शॉर्ट ट्रिक बना के कैसे भी अपने तरीके से। ठीक है, तो आप ये याद रखिए ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। क्लियर, ए बी पॉजिटिव। अब हार्ट में देखिए, हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्ट में देखिए 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मैं अभी 4 पार्ट बताता हूँ। ये पहले तो होता कैसा, खोखला होता है, मस्कुलर टाइप होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, 300 ग्राम का होता है नॉर्मल। ठीक है, और पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली का कवच, यानी कि पेरिकार्डियम का मतलब होता है दोहरी झिल्ली का कवच, यानी कि इसमें डबल लेयर होती है। ठीक है, और इसमें जो साउंड आपने पढ़ी हुई ना, धक धक की आवाज़ कहते हैं, वो धक धक की आवाज़ नहीं होती, वो लब डब इस टाइप की आवाज़ होती है। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली याद रखिए कि साउंड किस टाइप का आता है। ठीक है, धड़कन आपको पता है 70 से 72 पर मिनट की उससे होती है। सिस्टोला का काम होता है, अगर वो कोई भी जो हमारा कहते हैं ना, पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है, मतलब धक धक करता है, पहले कम हो गया फिर सिकुड़ के फैल गया। ठीक है, तो सिकुड़ना को कहते हैं सिस्टोल और फैलना को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, सिकुड़ना यानी कि सिस्टोल और फैलना यानी कि डायस्टोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये थोड़े टेक्निकल टर्म है बायो के। ठीक है, तो आपको ये याद रखने के, डायस्टोल क्या होता है, फैलना, और सिस्टोल क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, अब देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट। ये हमारा हार्ट है, इसके 4 पार्ट कौन कौन से, और ये किस तरीके से हार्ट काम करता है आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा इसमें ब्लड में, तो देखिए इसके जो 4 पार्ट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमारा CO2 आएगी। सिंपल सी बात है, हम क्या CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारी CO2 आई। याद रखिए कि CO2 आती किसके द्वारा है, शिरा के द्वारा। ये आपको याद रखना है, हिंदी में टर्म बता रहा हूँ, शिरा के द्वारा CO2 आती है, किसमें, राइट अलिंद में। ठीक है, किसमें, राइट अलिंद में, यानी कि राइट अलिंद, ए फॉर अनिल, एन फॉर निलय। ठीक है, मैंने हिंदी के टर्म से इंग्लिश का वो बनाया है, तो आप ऐसे इसको याद रखिए। राइट अलिंद में जो है हमारा RA में जो है CO2 आती है। CO2 आने के बाद वो राइट निलय में जाती है, ना कि अलिंद में, निलय में जाएगी। और निलय में जाने के बाद वो फुसफुस धमनी के द्वारा आती, सिरा से है, जाती किसके द्वारा है, जाती है हमारी फुसफुस धमनी के द्वारा। किससे, फुसफुस धमनी से जाती है, कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़े हमारे क्या करते हैं, O2, जिसमें हमारा फेफड़ों में क्या होता है, O2 भरा होता है, यहाँ से वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फुसफुस सिरा के द्वारा, किसके द्वारा, फुसफुस सिरा के द्वारा दोबारा घुस जाता है, किसमें, लेफ्ट अलिंद में। ध्यान रखिए, अगर हार्ट में कोई चीज आ रही है तो वो शिरा से आएगी, निकल रही है तो धमनी से जाएगी। सिंपल ऐसा याद रखिए, निकलेगी तो धमनी से, आएगी तो शिरा से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोबारा जाएगी तो किससे जाएगी, आपका शिरा से ही जाएगी, तो फुसफुस शिरा है यहाँ पे। फुसफुस शिरा से ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि लंग्स से होकर गया था ये। ठीक है, ऑक्सीजन गई किसमें, लेफ्ट अलिंद में। ये राइट अलिंद, ये लेफ्ट अलिंद। ठीक है, अलिंद में गई, यहाँ से गई लेफ्ट निलय में। ठीक है, निकलेगी कैसे, धमनी के द्वारा, ये धमनी के द्वारा। अब ये क्या करता है, ये बॉडी को पंप करने का काम करता है। बॉडी को पंप कौन करता है, ये वाला पार्ट, लेफ्ट निलय। लेफ्ट निलय जो होता है बॉडी को पंप करने का हमारा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये बॉडी को पंप करने का काम करता है। और इसमें 3 नलियां होती हैं, 3 नसें होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस वो नसें होती हैं जो कि हमारा हार्ट अटैक पे, कहते हैं ना, तीसरे हार्ट अटैक पे इंसान मर जाता है। तो अगर पहली बंद हुई तो पहला हार्ट अटैक, दूसरी बंद हुई तो दूसरा हार्ट अटैक, तीसरी बंद हुई तो खत्म। ठीक है, ब्लड फॉर हार्ट, यानी कि हार्ट अटैक इसी के द्वारा आता है। ECG मशीन से ये जो हम चेक करते हैं। ठीक है, कोरोनरी साइनस खुली हुई है या बंद है। ठीक है, अब उसके बाद बॉडी को पंप करने का काम लेफ्ट निलय। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, BP कितना होता है हमारा, जो निलय का BP रहता है, निलय का वो कितना होता है हमारा, 120, और अलिंद का होता है 80। ठीक है, BP को किससे नापते हैं, सिग्मो मैनोमीटर के द्वारा हम जो है नापते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे ब्रेन लिखा हुआ है, BRAIN। ठीक है, ब्रेन का देखिए वेट कितना होता है, 1.5 kg के आसपास होता है।
इसको जो कवच देता है वो कवच को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेनियन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियन हम कहते हैं, जो कि हमारा क्या है, आघात से बचाता है ब्रेन को, यानी कि आघात यानी कि ऊपर की खोपड़ी जो होती है वो क्रेनियन होती है। ठीक है, वो क्या है, हमारा कोई भी चोट लगने से बचाती है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र पश्च मध्य मस्तिष्क। ठीक है, आगे का, बीच का और पीछे का पार्ट। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, और वो होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो देखिए सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, उसमें 3 होते हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे याददाश्त को बताता है, जिसमें हमारी याददाश्त होती है, ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता, इनकी पढ़ाई की चीज़ें हमारी सारी की सारी किसमें होती हैं, सेरिब्रम में होती है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इसमें होती हैं। उसके अलावा हम कहें कि जो ठंडा गर्म हम फील करते हैं, दर्द गर्म ठंडा, ठीक है, दिल के दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो हमें दर्द महसूस होता है चोट लगने पर, तो वो हम थैलेमस में हमारा आ जाता है। और एक होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो सबसे बकवास है, इसका कोई काम नहीं है, जैसे इसमें प्यार, खुशी, गुस्सा, रक्तचाप, पसीना, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस की कमी के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मध्य मस्तिष्क की जो छोटा पार्ट होता है, इसमें होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं, सॉरी, सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिब्रल में आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखिए, ये सेरिब्रम है, यहाँ पे सेरिब्रल है। ठीक है, तो आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिए कि सेरिब्रल जो होता है वो मध्य मस्तिष्क में होता है, और सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो सेरिब्रल जो होता है ब्रेन के अन्य भागों को मेरुरज्जा से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, मेरुरज्जा से लिंक कर देता है। कारपोरा जो होता है, कारपोरा, कारपोरा का काम क्या है, आई ईयर को कंट्रोल करता है, यानी कि आंखों को और कानों को। जैसे हमें मान लो हवा आ रही हो तेज, तो फूंक या कोई मार दिया कानों में, मतलब तेज चिल्ला रही है, तो हमारे कान सिकुड़ जाते हैं, आंखें सिकुड़ जाती हैं, तेज रोशनी में आंखें सिकुड़ जाती हैं, तो आंखों का सिकुड़ना कारपोरा करता है। ठीक है, यानी कि इसको मतलब एक इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, कारपोरा करता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसमें होता है बेलम, बेलम। बेलम का काम क्या है, संतुलन बनाए रखता है, बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, इनके हार्मोन्स को इधर से उधर नहीं होने देता, बेलम। ठीक है, मेडुला जो होता है वो छींकना, खांसना, हिचकी, हृदय धड़कन को कंट्रोल करता है, इन सबको वो कौन करता है, मेडुला। ठीक है, और अब बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड देखिए, ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन्स को पहुंचाना, यानी कि किसी अपनी हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करना, अलग अलग जगहों पर पहुंचाना। देखिए ग्रंथियां जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन जो होती है बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन अंतःस्रावी, और एक होती है मिक्स्ड। तो देखिए बाह्यस्रावी जो होती है, आपको पता है ग्रंथियां, यानी कि लार हो गया, आउटर है, दुग्ध हो गया, ग्रंथि हो गई, स्वेद, लीवर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या एंडोक्राइन है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिए, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जिसको हम एक्सोक्राइन के अंदर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि, अवधु ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। इनके बारे में बताता हूँ कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी कहते हैं, थायराइड होती है, एक होती है एडेनल। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती है, मैं आपको इनमें बताऊंगा ये आगे। मिक्स्ड जो होती है अग्नाशय, मिक्स्ड में सिर्फ एक आता है अग्नाशय, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों होते हैं। ठीक है, एंजाइम मैंने आपको बताई है, हार्मोन भी बता रखे हैं। ठीक है, तो अग्नाशय में दो अग्नाशय के बारे में पूछे तो वो किस में आता है, हमारा मिक्स्ड में आता है। एंडोक्राइन के बारे में, इनकी ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं 3 टाइप होती हैं, पिट्यूटरी, थायराइड और एडेनल। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका वेट होता है 0.5 ग्राम। ह्यूमन ग्रोथ को हेल्प करने में, देखिए प्लांट ग्रोथ को आपको पता था, मेरी स्टेम टिश्यू बताया था मैंने आपको प्लांट के लिए, ऐसे ही ह्यूमन ग्रोथ को करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का वो होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है गले में, नली के द्वारा गले में होती है हमारी। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है मास्टर ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है हमारी, थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गर्दन की नली में। ठीक है, गर्दन की नली में आयोडीन अधिक, ठीक है, जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन। ये सिंपल सी बात है, इसकी कमी से हमें जो है हो जाता है। इसकी कमी से देखिए क्षीण बुद्धि, यौनावस्था में रोग, घेंगा, जनन संभव मतलब जनन नहीं हो पाता। ठीक है, कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, बीपी बढ़ना, आँख का फूलना, टिटनी रोग, कैल्शियम की कमी, ये सारा का सारा जो थायराइड ग्रंथि का काम है, सारा का सारा इसी की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी कमी से पहले ये चीज़ याद रखिए कि इसकी कमी से कौन सा होता है, देखिए इसकी कमी से ना ये होते हैं, ये
ये सारे के सारे इसकी कमी से होते हैं। कौन कौन से? क्षीण बुद्धि, यौनावस्था, घेंगा जनन, ये सब। अधिकता से कौन कौन से हो जाते हैं? बीपी हो जाता है, आँख का फूलना, टिटनी और कैल्शियम की कमी। ये इसकी बढ़ती मात्रा से हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन अगर बढ़ जाता है तो ये कमी, और कम हो जाता है तो ये कमी, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो वसा, कार्ब्स, प्रोटीन के पाचन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसके पाचन को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को फाइट और मैंने लड़ाई के लिए भी यूज होता है हमारी, मतलब बॉडी में जितने भी फाइट करने वाले, जैसे कोरोना वायरस, कोविड से लड़ रहे हैं, उन सबसे लड़ने से भी हमारा जो है कौन सा वो करता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड यूज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।